हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज क्लास में हमारा टॉपिक है संवैधानिक मूल्य और उनका विकास। सबसे पहले हम जानेंगे मूल्यों का अर्थ। मूल्य का शाब्दिक अर्थ है उपयोगिता, वांछनीयता, महत्व। सामान्यतः किसी समाज में जिन आदर्शों को महत्व दिया जाता है और जिनसे उस समाज के व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित एवं नियंत्रित होता है, उसे उस समाज के मूल्य कहते हैं। तो मूल्य का अर्थ क्या हुआ? उपयोगिता हो गया, वांछनीयता हो गया, महत्व हो गया, ये सब क्या हो गया? मूल्य के अर्थ हो गए। और समानता क्या होता है कि किसी समाज में जिन आदर्शों को महत्व दिया जाता है और जिनसे उस समाज का जो व्यवहार है वो निर्देशित होता है या फिर नियंत्रित होता है, उसे उस समाज के मूल्य कहते हैं। दर्शन शास्त्र में मनुष्य के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को मूल्य की संज्ञा दी जाती है। वेद मूलक दर्शनों के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। और चरवाक तथा आजीवक दर्शनों के अनुसार भौतिक सुख भोग है। भारतीय दार्शनिक के दृष्टि से मोक्ष और भोग दो भिन्न मूल्य हैं। ठीक है। धर्मशास्त्र में नैतिक नियमों को मूल्य माना जाता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक धर्म के कुछ नैतिक नियम होते हैं और मनुष्य को उनका पालन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करना होता है। मानव शास्त्रीय मूल्यों को सांस्कृतिक लक्षणों के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि से संस्कृति और मूल्य अभिन्न होते हैं। कोई संस्कृति अपने मूल्यों से ही पहचानी जाती है। किसी की संस्कृति को अगर पहचानना है तो उसके जो मूल्य हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे। उदाहरण के लिए हिंदू संस्कृति को ही लीजिए। यह 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और 5 महाव्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की संस्कृति है। किसके संस्कृति को कैसे पहचानते हैं? उसके मूल्यों के आधार पर। सामान्यतः इन्हीं के आधार पर हिंदू समाज के व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित होता है। अतः ये ही हिंदू समाज के मूल्य हैं। ठीक है। मूल्य मानक रूपी मानदंड है जिनके आधार पर मनुष्य अपने सामने उपस्थित क्रिया विकल्पों में से चयन करने में से प्रभावित होते हैं। समाजशास्त्री मूल्यों का संबंध समाज के विश्वास, आदर्श, सिद्धांत और सामाजिक मानदंडों से जोड़ते हैं। उनकी दृष्टि से किसी समाज के विश्वास, आदर्श, सिद्धांत और व्यवहार मानदंड ही उसके समाज के मूल्य हैं। जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने समाज के कौन कौन से मूल्य बताए हैं? विश्वास, आदर्श, सिद्धांत और व्यवहार जो हैं वो क्या हैं? वो समाज के मूल्य बताए हैं। ठीक है। भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किया है। उनके शब्दों में मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आभ्यंतरीकृत किया जाता है। राधा कमल मुखर्जी की इस परिभाषा से मूल्यों की प्रकृति के बारे में 4 तथ्य उजागर होते हैं। पहला क्या है कि ये समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, अनुबंधन, अधिगम अथवा समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखे जाते हैं, यह मनुष्य द्वारा अपने अंतःकरण में धारण किए जाते हैं। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्यों की प्रकृति के बारे में बताया गया है कि ये समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, अनुबंधन, अधिगम अथवा समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखे जाते हैं, मनुष्य द्वारा अंतःकरण में जो ये मूल्य होते हैं वो धारण किए जाते हैं। व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा अनुसार इन्हें महत्व देता है। किसी समाज के वे विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मानदंड जिन्हें समाज के व्यक्ति महत्व देते हैं और जिनसे उनका व्यवहार निर्देशित और नियंत्रित होता है, उस समाज एवं उसके व्यक्तियों के मूल्य होते हैं। मूल्यों की प्रकृति के बारे में जानते हैं तो मूल्यों के संप्रत्यय से मूल्यों के विषय में सर्वप्रथम 2 तथ्य उजागर होते हैं। एक यह कि मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है और दूसरा यह कि यह व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। मूल्य के बारे में हमने 2 तथ्य जाने कि मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है और दूसरा जाना कि यह व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित भी करता है और नियंत्रित भी करता है। मूल्यों की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित तथ्य उजागर होते हैं। पहला है मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है, इसका संबंध मनुष्य के अंतर्मन से होता है। तो मूल्य क्या है? एक अमूर्त संप्रत्यय है। ठीक है। और इसका संबंध किससे होता है? मनुष्य के अंतर्मन से होता है। मूल्य किसी समाज द्वारा स्वीकृत विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मानदंडों को व्यक्तियों द्वारा दिया गया महत्व है। व्यक्ति में
मूल्यों का विकास समाज की विभिन्न क्रियाओं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं आर्थिक में भाग लेने से होता है। मूल प्रत्यय का पहला पद क्या होता है? संज्ञानात्मक होता है, और दूसरा भावात्मक होता है, और तीसरा क्रियात्मक होता है। मनुष्य सर्वप्रथम अपने समाज के विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मानदंडों को बिना सोचे समझे स्वीकार करता है, पर जैसे ही उसमें विवेक की जागृति होती है वह उनके औचित्य के बारे में सोचने लगता है, और इस सोच के साथ ही उसमें मूल्यों का निर्माण शुरू होने लगता है। ठीक है, तो मूल क्या है? मूल प्रत्यय का जो पहला पद है वो संज्ञानात्मक होता है, दूसरा भावात्मक होता है, और तीसरा क्या होता है? क्रियात्मक होता है। पहले जो होता है वो इन मानदंडों के आधार पर वह समाज के मूल्यों को जो मनुष्य होता है वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसमें विवेक की जागृति होती है वह इन मूल्यों के बारे में सोचने लगता है, और इस सोच के साथ ही उसमें मूल्यों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब उसे इनमें से जो उचित मूल्य लगते हैं वे उसकी भावना से जुड़ जाते हैं, और भावना से जुड़ने के बाद वे उसके व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। मतलब जो मूल्य उसको उचित लगते हैं, जो समाज ने जो मूल्य निर्धारित किए हैं, जब उसमें विवेक आ जाता है तो उसे जो मूल्य उचित लगते हैं वह उन्हें धारण करता है और अपने व्यवहार में लाता है, और जो मूल्य नहीं अच्छे लगते उन्हें हटा देता है। तो जब तक यह उसके व्यवहार को प्रभावित नहीं करते तब तक इन्हें मूल्य नहीं कहा जा सकता है। मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित भी करते हैं। मूल्य व्यक्ति को सही गलत, अच्छा बुरा, करनी अकरनी का निर्णय करने में सहायता करते हैं। मतलब क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्धारण भी मूल्य करते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, इसका भी निर्धारण कौन करते हैं? मूल्य करते हैं। क्या करने योग्य है, करनी मतलब क्या होता है? करने योग्य, और अकरनी मतलब होता है ना करने योग्य। तो जो करने योग्य है और ना करने योग्य है उनका भी निर्धारण मूल्य ही करते हैं। मूल्यों की सहायता से हम सही गलत, अच्छा बुरा और करनी अकरनी का निर्णय भी कर सकते हैं। भिन्न भिन्न समाजों के मूल्य कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, और मूल्यों से ही उनकी पहचान होती है। मूल्य तंत्र के बारे में जानते हैं। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसे उसी के मूल्यों को स्वीकार करना होता है, परंतु वह किस मूल्य को कितना महत्व देता है वह उसके ऊपर निर्भर करता है। मतलब वह समाज के सभी मूल्यों को स्वीकार करता है, लेकिन किस मूल्य को कितना महत्व देना है यह उस पर निर्भर करता है। समाज के बीच रहकर उसमें अनेक मूल्यों का विकास होता है और उसका व्यवहार इन सभी मूल्यों से प्रभावित होता है। व्यक्ति विशेष में विकसित अनेक मूल्यों के तंत्र को मूल्य तंत्र कहते हैं। पर मूल्य तंत्र में सभी मूल्य प्राथमिकता के क्रम में होते हैं। मूल्य द्वंद्व किसे कहते हैं? जब व्यक्ति को अपना व्यवहार निश्चित करने में दो या दो से अधिक मूल्य में टकराव नजर आता है तो उसे मूल्य द्वंद्व कहते हैं। जब व्यक्ति को अपना व्यवहार निश्चित करना हो तो यह दो या दो से अधिक मूल्य जब टकराव की स्थिति में आ जाते हैं तो उसे कहते हैं मूल्य द्वंद्व। कभी कभी व्यक्ति के सामने ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वह अगर सत्य बोलता है तो हिंसा होती है, और यदि अहिंसा का पालन करता है तो उसे असत्य बोलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सत्य को अधिक महत्व देने वाला सत्य बोलेगा, अहिंसा को अधिक महत्व देने वाला असत्य बोलेगा। मतलब जो व्यक्ति सत्य को महत्व देता है वो सत्य बोलेगा, विपरीत परिस्थितियां आने पर भी वह सत्य बोलेगा। जो अहिंसा को अधिक महत्व देता है वो असत्य बोलेगा। जो मूल्य द्वंद्व में फंस जाएगा वह कुछ भी निर्णय नहीं ले पाएगा। संवैधानिक मूल्य और उनका विकास। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ये सभी जानते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया। इस घोषणा एवं संकल्प में हमारे भारतीय लोकतंत्र में 6 सिद्धांत समाहित हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बारे में। लोकतंत्र का सर्वप्रथम सिद्धांत स्वतंत्रता है। लोकतंत्र प्रत्येक मनुष्य को संसार की बहुमूल्य वस्तु मानता है और उसे विचार करने, अपने विचार व्यक्त करने, विकास करने के लिए स्वतंत्र अवसर प्रदान करता है। हमारा भारतीय लोकतंत्र इस स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और धर्म अनुसार उपासना करने की स्वतंत्रता भी देता है। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रत्येक नागरिक को विचार करने, विचार अभिव्यक्त करने, सभा करने, भ्रमण करने, आवास की व्यवस्था करने, संपत्ति अर्जित करने एवं उसका विक्रय करने और
व्यवसाय एवं व्यापार करने के चयन की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 में। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 हैं। अनुच्छेद जो 19F है उसे संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था और प्रेस की स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 19 में ही है। समानता के बारे में बात करते हैं तो समानता लोकतंत्र का दूसरा सिद्धांत है। हमारा भारतीय लोकतंत्र मनुष्य में जातीय संस्कृति, धर्म एवं लिंग आदि किसी के आधार पर भेद नहीं करता है और समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 में दिया है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में दिया है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में दिया है सभी राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्त से संबंधित विषयों में सभी नागरिक अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, पिछड़ा वर्ग हो, सभी के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता मतलब क्या हुआ? छुआछूत, उसका अंत करना। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। नेक्स्ट है भ्रातृत्व। लोकतंत्र व व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का हामी है। यह तभी संभव है जब देश के समस्त नागरिक हम की भावना से जुड़े हों, मैं की भावना से न जुड़कर हम की भावना से जुड़े हों। ठीक है, इसे ही दूसरे शब्दों में भ्रातृत्व कहते हैं। यह सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करता है। इसके अनुसार देश अथवा संसार की किसी भी समस्या का हल विचार विमर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए, ना कि संघर्ष के द्वारा। मतलब कोई भी विचार जो है वो संघर्ष के द्वारा ना करके, मतलब कोई भी समस्या का हल है वो संघर्ष द्वारा ना करके विचार विमर्श द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है समाजवाद। समाजवाद शब्द का प्रयोग 2 संदर्भों में किया जाता है, समाज के संरचना के संदर्भ में और आर्थिक संबंध में। अब समाज की संरचना के संदर्भ में कैसे? समाजवाद का अर्थ है वर्ग विहीन समाज, अर्थात ऐसा समाज जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में जाति, संस्कृति, धर्म एवं लिंग आदि किसी भी आधार पर भेद नहीं किया जाता, सबको समान दर्जा प्राप्त होता है। और आर्थिक संबंध में समाजवाद क्या है कि इसकी आर्थिक संबंध में समाजवाद क्या है? आर्थिक संबंध में समाजवाद 3 बातों पर बल देता है। पहली, यह कि देश की संपूर्ण संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व हो। दूसरी, यह कि सभी व्यक्तियों को उनके श्रम के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। और तीसरी, यह कि शारीरिक श्रम और बौद्धिक कार्यों के पारिश्रमिक में न्यूनतम अंतर हो। अब धर्मनिरपेक्षता के बारे में जान लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सामान्य अर्थ है धर्म रहित। इस अर्थ से हमारा लोकतंत्र किसी धर्म पर आधारित नहीं है। यहाँ राष्ट्र धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। इसका विशिष्ट अर्थ है समान आदर। इसे हमारे लोकतंत्र ने गांधी के सर्वधर्म समभाव के रूप में अपनाया है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक इसकी विशद व्याख्या है। साथ ही हमारे संविधान में सभी को अपने धर्म को मानने और अपने धर्म अनुसार उपासना करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 बताता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कहा गया है राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। न्याय की बात करते हैं। लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का पक्षधर है। हमारे भारतीय लोकतंत्र में अस्पृश्यता का निवारण करके 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर देकर पुरुष एवं स्त्रियों को समान अधिकार देकर सामाजिक न्याय किया गया है। बेगार प्रथा, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया है। पुरुषों स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। आर्थिक न्याय किया गया है। जाति, धर्म, लिंग एवं शिक्षा आदि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। सभी को वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, और यही सब देकर राजनीतिक न्याय किया गया है। अनुच्छेद 39 का में कहा गया है कि सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 का में। साथ ही मूल अधिकारों के संदर्भ में विवाद की स्थिति में व्यक्ति अथवा समूह को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु बिना किसी भेदभाव के राज्य द्वारा न्याय देने का प्रावधान है।
वर्तमान में यह सभी सिद्धांत हमारे क्या है, संवैधानिक मूल्य हैं। तो जो न्याय हो गया, भ्रातृत्व हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गए, ये सब क्या हो गए, हमारे संवैधानिक मूल्य हो गए। अब हमारी शिक्षा को बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक और आर्थिक विकास के साथ साथ उसमें संवैधानिक मूल्यों का निर्माण एवं विकास करना भी चाहिए। मतलब बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सब तो विकास करने ही है, साथ में उनमें संवैधानिक मूल्यों का निर्माण हो सके ऐसा भी विकास करना है। और यह सब किसके द्वारा हो सकता है, यह सब शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। शिक्षा के उद्देश्य के रूप में इसका अर्थ है बच्चों में संवैधानिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय का विकास करना। ठीक है, और यह सब किसकी सहायता से हो सकता है, शिक्षा के द्वारा। तो आज क्लास में हमने क्या पढ़ा, संवैधानिक मूल्य पढ़े। कौन कौन से मूल्य पढ़े, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।